आशीष कुमार का तबादला शायद किसी और डिपार्टमेंट में हो चुका होता अगर उसके ससुराल ने रॉ की ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा न जमाया होता। वो अब तक सिर्फ अपनी बीवी की वजह से इस अताब से महफूज था जो उसके बाकी साथियों पर टूट चुका था। जिंदगी में शायद पहली मर्तबा उसे वजारत दाखिला और वजारत खारजा दोनों के सेक्रेटरी साहिबान ने अपने दफातर में तलब करके बाकायदा डांट दिया था। मिस्टर कुमार, आप ये बात क्यों भूल जाते हैं कि रॉ एक सिविलियन एजेंसी है। यहाँ बैठकर फौजियों की तरह फैसला करना परले दर्जे की हिमाकत है। बूढ़े सेक्रेटरी खारजा ने, जिसे शायद रिटायरमेंट की उम्र होने के बावजूद हुकूमत ने इस ओहदे पर बरकरार रखा हुआ था, बोला। आशीष कुमार ने जान बचाने के लिए कहा, मैं देखूंगा सर। सेक्रेटरी खारजा को शायद बतौर खास ये हिदायत की गई थी कि उसकी तबीयत साफ करे। उसने कहा, अब क्या देखेंगे आप, जो सुबह की हमारी होनी थी वो तो हो चुकी। मुझे तो हैरत है इस बात पर कि आपने कैसी बचकाना हरकत की है। सिर्फ एक जाती बदला लेने के लिए आपने सारे देश की साख दाव पर लगा दी। आशीष कुमार ने करीबन जिच होकर कहा, सर ऐसी बात नहीं है, ये ऑपरेशनल मामलात हैं। मैं आपसे इतने टॉप सीक्रेट मसले पर अपनी हैसियत में बात नहीं कर सकता। बूढ़े सेक्रेटरी ने उसके गुस्से को नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं समझता हूँ इन ऑपरेशनल मामलात को मिस्टर कुमार। आपके फादर इन लॉ जानते हैं मुझे अच्छी तरह, उनको पढ़ाता रहा हूँ मैं। बहरहाल मेरी एक बुजुर्ग की हैसियत से आपको नसीहत है कि आइंदा इतना बड़ा कदम कभी ना उठाइए। हमें सारी दुनिया को जवाब देना होता है। आशीष कुमार ने कहा, मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। उसके लिए मामलात अब बर्दाश्त से बाहर हो रहे थे। सेक्रेटरी खारजा साहब उसे 1 घंटे से मुसलसल जलील कर रहे थे। सेक्रेटरी ने अपनी जगह बैठे बैठे हाथ बढ़ा दिया, कहा, ठीक है, ऑल राइट, ऑल द बेस्ट। आशीष कुमार ने खड़े होकर उससे हाथ मिलाया। हालांकि उसका दिल यही चाहता था कि उस बूढ़े से हाथ मिलाने की बजाय उसका टेटवा दबा दे, जिसने उसे अच्छा खासा जलील कर दिया था। इस अंदाज से तो उसके अफसरान ने भी उसे नहीं डांटा था। बड़े गुस्से में वो गाड़ी लेकर अपने दफ्तर जाने की बजाय सीधा हेडक्वार्टर पहुंचा था और अब अपने ससुर के कमरे में मौजूद था। आशीष कुमार की सारी बात सुनकर उसके ससुर अजय सक्सेना ने सिगार का कश लेते हुए कहा, पागल है साला, उसे क्या मालूम। आशीष कुमार ने अपना गुस्सा निकालते हुए कहा, अंकल, ऐसे पागलों को इतनी अहम पोस्ट पर रखना भी तो पागलपन है। अजय सक्सेना को अपने दामाद से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत थी। बोला, मालूम है मुझे, लेकिन ये मिनिस्ट्री के लोग साले एकदम गधे हैं। कुछ मालूम नहीं इन्हें, ये करो वो ना करो, ऐसे करो ऐसे ना करो। डैम इट, गधे ना हो कहीं के। एनी हाउ तुम अपना काम करो। एजेंसी के मातहत नहीं, हम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को जवाबदेह हैं और बस, बाकी सब कार्रवाई है। आशीष कुमार ने नुमान को अपने ससुर के सामने गालियां देते हुए गर्दन फुलाकर कहा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं अंकल, मैं देखता हूं कहां से सरहद उबूर करेगा। उसके ससुर ने राय जाहिर की, फिनिश हिम, अपने लड़कों को लगा दो उसके पीछे। मेरा ख्याल है उधर ही वापस जाएगा, नेपाल की तरफ। आशीष कुमार ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। अपने ससुर डायरेक्टर ऑपरेशन से कुछ खुसूसी हिदायत और मजीद फ्री हैंड लेकर वो वापस अपने ऑफिस आ गया और अब अपने कमरे की दीवार से लटके नक्शे पर मुख्तलिफ अंदाज से नजरें दौड़ाते हुए कुछ सोचने लगा। अचानक ही एक ख्याल उसके शैतानी जहन में बिजली के कौंदे की तरह लपका। उसने फौरन इंटरनल लाइन पर अपने सबसे मुस्तैद मातहत संजय को तलब कर लिया। दूसरे ही लम्हे संजय उसके सामने खड़ा था। यस सर, उसने अचानक ही कुछ सोचते हुए कहा, ये इंस्पेक्टर निरूपा रॉय आजकल किसके चार्ज में है? संजय ने कहा, मेरे ही सर। आशीष कुमार ने संजय से दरियाफ्त किया, गुड, क्या रिपोर्ट है उसकी आजकल? मेरा मतलब है क्या कर रही है वो? संजय ने कहा, सर आखिरी रिपोर्ट पिछले हफ्ते फाइल हुई है काउंटर वालों की तरफ से। उसने स्वामी जी का आश्रम ज्वाइन कर लिया था, उसी के साथ होती है। आशीष कुमार ने तंजिया अंदाज से कहा, तो भक्ति हो रही है, और संजय की तरफ देखकर मुस्कुराया। संजय बड़ा समझदार और अपने बॉस का मूड समझने वाला ऑफिसर था। बोला, सर रिपोर्ट तो यही है। आशीष कुमार अचानक ही संजीदा हो गया। बोला, मुझे उसकी आखिरी लोकेशन बताओ, अभी इसी वक्त। उसकी संजीदगी ने संजय को मजीद चौकस कर दिया। बोला, 10 मिनट दीजिए सर। संजय ने कहा और सैल्यूट करके कमरे से निकल गया। आशीष कुमार के शैतानी जहन में अभी तक ये बात अटकी हुई थी कि निरूपा रॉय ऑपरेशन के दौरान नुमान के साथ इन्वॉल्व हो गई थी और उसके दिल में नुमान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया था। आशीष कुमार के नजदीक ये उसका नाकाबिले माफी गुनाह था। उसे अचानक ही ये एहसास हुआ कि शायद अभी तक दोनों राब्ते में हैं। हालांकि गुज़श्ता 3 साल से निरूपा ज़ेरे निगरानी थी और 6 माह पहले ही उसे ए से बी कैटेगरी में किया गया था। ए कैटेगरी के दौरान उसकी हर कॉल ट्रेस की जाती थी, उसकी डाक मुकम्मल सेंसर होती थी और उसकी प्राइवेसी मुकम्मल गैर महफूज थी। 2.5 साल तक वहां से कुछ हासिल न होने के बाद उसे बी कैटेगरी में किया गया था। उमूमन रॉ अपने ज़ेरे निगरानी लोगों को 1 साल के बाद अगर उनकी तरफ से मामलात एजेंसी के मुताबिक चल रहे हों तो बी कैटेगरी में कर दिया करती थी, लेकिन उसे बतौर खास 2.5 साल तक ए कैटेगरी में रखा गया था क्योंकि माजी में उसका ताल्लुक रॉ से रहा था।
बी कैटेगरी में ज़ेरे निगरानी अफराद से कुछ नरमी बरती जाती थी। उनकी नकलो हरकत को मॉनिटर किया जाता था, लेकिन उनके ज़ाती मामलात में कुछ नरमी बरती जाती थी। इसी दौरान उनकी एक माहाना रिपोर्ट तैयार होकर उनकी फाइल में लगती रहती थी, जिसमें उनकी महीना भर की सरगर्मियां, खुसूसन आमदोरफ्त का रिकॉर्ड रखा जाता था और उन पर से कंटोनमेंट एरिया में जाने की पाबंदियां भी उठा ली जाती। निरूपा रॉय चूंकि अब बी कैटेगरी में आ गई थी, इसलिए उसकी भी माहाना रिपोर्ट ही मिलती थी, जिसमें उसकी नकलो हरकत ही दर्ज होती थी। जाती मामलात से सरफे नजर किया जाता था। संजय ने अपने वादे के मुताबिक 10 मिनट बाद ही उसे मुतला कर दिया कि वो अपने आश्रम मिशन के साथ वाराणसी गई हुई है। उसने आशीष कुमार को बताया था कि स्वामी जी का मिशन भारत के कोने कोने में घूम फिर कर जरूरतमंदों की सेवा करता है और निरूपा उसके मिशन में अहम मकाम हासिल कर चुकी है। आशीष कुमार ज़ेरे लब बड़बड़ाया, वाराणसी में। फिर अचानक चौंका और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। संजय जानता था कि उसका साहब जब किसी षड्यंत्र में फंसा हो तो उस पर ऐसी ही कैफियत तारी हुआ करती है। उसने अचानक संजय की आंखों में झांकते हुए कहा, मुझे उसकी मुकम्मल मूवमेंट की रिपोर्ट चाहिए, आज ही, अभी, जितनी जल्दी मुमकिन हो। संजय ने दोनों कदम जमाए। ऑल राइट सर। आशीष कुमार ने दोबारा संजय को अपने ऑर्डर की अहमियत का एहसास दिलाया। बोला, जितनी जल्दी मुमकिन हो। मेरा मतलब समझ गए ना? संजय ने मजबूत लहजे में कहा, ऑब्वियसली सर, और तेजी से बाहर निकल गया। अब वो अपने पास मौजूद खुसूसी लाइन से वाराणसी राब्ता कायम कर रहा था। वाराणसी में रॉ का कोई इतना मजबूत मरकज नहीं था, अलबत्ता गोरखपुर और उससे आगे सरहद तक के इलाके को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपना बड़ा मजबूत जाल फैला रखा था। वाराणसी में सिर्फ एक सब ऑफिस सरकारी डाक बंगले में बनाया गया था, जहां एक सीनियर इंस्पेक्टर अपने मातहत अमले के 3-4 लोगों के साथ मौजूद रहता था। उन लोगों को अपनी रिवायात के मुताबिक रॉ ने तमाम जराए जरूर मुहैया कर रखे थे। खुसूसन उस इलाके की अहमियत के तहत उन्हें अक्सर गोरखपुर की तरफ कोई न कोई टास्क मिलता ही रहता था, जिसे ये लोग अपनी इस्तेदाद से बढ़कर कोशिश के साथ उमूमन पूरा कर दिया करते थे। और यहाँ उस इंस्पेक्टर को भेजा जाता था जिसकी शोहरत बहुत अच्छी रही हो। इंस्पेक्टर मंछाराम उनमें से एक था। गुज़श्ता 3 माह से वो यहाँ काम कर रहा था और इस दौरान उसने अपने अफसरान को हर तरह खुश रखा हुआ था। सूर्य ग्रहण नजदीक होने के सबब उसका काम और भी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि हेडक्वार्टर के अक्सर अफसरान की फैमिलीज को यहाँ आना होता था, जिनके लिए उसे किसी न किसी रेस्ट हाउस या होटल में बुकिंग करवानी पड़ती थी। ज्यादातर काम इसी नौयत के थे। उसे अफसरान से ज्यादा उनकी बेगमात का ख्याल रखना होता था। मंछाराम को जब कभी हॉटलाइन पर कॉल की इत्तला मिलती तो वो फौरन समझ जाता कि ये क्या काम हो सकता है। अक्सर होटलों में वो पहले से कमरे बुक करवा रखता था, क्योंकि अब रेस्ट हाउस तो बिल्कुल भर चुके थे। आज भी जब उसे अपनी जीप के वायरलेस पर मातहत सब इंस्पेक्टर की तरफ से फौरन ऑफिस पहुंचकर कॉल अटेंड करने का पैगाम मिला तो शायद वो इसे मामूल का मामला ही समझता, लेकिन जब उसे बताया कि दिल्ली के डीईटी कमांडर आशीष कुमार के मातहत ने कॉल की है तो मंछाराम चौंका। वो आशीष कुमार के साथ काम कर चुका था और जानता था कि उसका मिजाज दूसरे अफसरों से कितना मुख्तलिफ है। आशीष कुमार अपने हर काम का अर्जेंट और पॉजिटिव रिजल्ट मांगता था और किसी भी कबाहत या रुकावट की सूरत में उसका दिमाग बिल्कुल घूम जाया करता। मंछाराम ने दफ्तर पहुंचने में बमुश्किल 3 मिनट लिए थे। आम हालात में शायद हेलीकॉप्टर भी यहां इतनी जल्दी न पहुंच सकता जितनी तेजी से वो जीप चलाता आया था। जीप खड़ी करके वो करीबन भागता हुआ अपने कमरे तक गया। उसके मातहत हैरानी से मंछाराम को देख रहे थे कि उसे क्या हो गया है। हॉटलाइन से वो अगले ही लम्हे डीईटी पर बात कर रहा था, जहां से संजय ने उसे निरूपा रॉय नामी एक लड़की के मुतल्लिक जो स्वामी जी आश्रम के साथ यहां आई हुई है फौरन मालूमात हासिल करके रिपोर्ट के लिए कहा था। अचानक उसे याद आ गया कि वो 1.5 साल पहले दिल्ली में उसको चेक कर चुका है। उन दिनों उसकी ड्यूटी निरूपा पर ही लगी हुई थी। वो बोला, निरूपा वही जो इंस्पेक्टर थी सर। संजय ने खुश होते हुए कहा, यस यस, जानते हो तुम उसे? मंछाराम ने संजय की खुशी को दुगना करते हुए कहा, ऑफ कोर्स सर, मुझसे बहुत जूनियर थी लेकिन मैंने काउंटर में काम किया है। संजय ने खुश होकर कहा, वेल डन, बहुत सीरियस लेना उसे। डायरेक्टर कुमार साहब का स्पेशल केस है, मेरे ख्याल से तस्वीर भेजने की जरूरत तो नहीं होगी। इंस्पेक्टर मंछा ने कहा, घबराइए नहीं सर, यहाँ स्वामी जी का मिशन आया हुआ है, मैं 2 घंटे तक सारी रिपोर्ट करता हूँ। और वो फोन रख कर अपने मातहतों की तरफ घूमा। उसने उन्हें मामूल की ब्रीफिंग दी और होशियार रहने की तलकीन करके खुद बाहर आ गया। जहां आने वाले तमाम बड़े बड़े स्वामियों और पुरोहितों के आश्रम का रिकॉर्ड उनके पास महफूज रहता था। स्वामी जी का तो सारनाथ में बाकायदा आश्रम भी मौजूद था, जहां वो साल में 1-2 मरतबा जरूर आते थे। मंछाराम जानता था कि किसी स्वामी का बनारस मिथरा आए बगैर कारोबार नहीं चल सकता। उसके नजदीक ये सारे पाखंडी थे। हालांकि स्वामी जी की शोहरत भारत में बहुत अच्छी थी, लेकिन मंछाराम उसे भी चक्करबाज ही कहा करता था।
उसका कहना था कि ये तमाम स्वामी उस वक्त तक मेहमान हैं जब तक इनके काले करतूत छुपे रहें, और अक्सर ऐसे ही होता था। बड़े बड़े ऋषि मुनि और जट्टाधारी बाद में फ्रॉड ही निकलते थे। उमूमन उनके आश्रमों पर पुलिस छापे मारकर कुछ न कुछ बरामद करती रहती थी। इंस्पेक्टर मंशाराम ने यह काम अपने किसी मातहत पर डालने की बजाय खुद करने का अज़्म किया, और थोड़ी देर के बाद ही वो स्वामी जी आश्रम में दाखिल हो रहा था, जहां उसका एक सोर्स पहले से मौजूद था। उस सोर्स के जरिए ही उसने आश्रम के उस रजिस्टर तक रसाई हासिल की जिसमें स्वामी जी के हल्का खास के चेलों और चेलियों के औकात-ए-कार और काम की नौयत दर्ज थी, और यहीं से उसे मालूम हुआ कि निरुपा रॉय आश्रम में योगा की इंचार्ज है। उसके फराइज में जहां आने वाले स्वामी जी के श्रद्धालुओं को योगा सिखाना और गैर मुल्की श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थानों के दर्शन करवाना और उनके मुतल्लिक मालूमात फराहम करना शामिल है। आज सुबह ही निरुपा रॉय बहन जी स्वामी जी मिशन की एक छोटी बस में नए श्रद्धालुओं को सारनाथ के दर्शन करवाने लेकर गई है, जहां से उन्हें आगे फिर नेपाल की सरहद सनाउली तक जाना है। मंशाराम ने अपनी दानिश्त में कोई इत्तला अधूरी नहीं छोड़ी थी। उसने अपने सोर्स और दीगर जराए से इस बात की तस्दीक कर ली थी कि जिस निरुपा बहन जी के मुतल्लिक वो मालूमात हासिल कर रहा है उसे ये लोग देवी के सम्मान समझते थे, जिसने अपना सब कुछ तज कर अब आश्रम की सेवादारी में सारा जीवन लगा दिया था। ये बात तो मंशाराम ही जानता था कि ये देवी जी माजी में क्या क्या कारनामे अंजाम दे चुकी हैं। उसने दफ्तर में आकर तवील रिपोर्ट टाइप की जिसमें अपनी तरबियत के मुताबिक तफ्तीश व तहकीक का कोई नुक्ता खाली न छोड़ा। ऐसी रिपोर्ट्स लिखने का उसे खासा तजर्बा था। संजय का फोन पहुंचने के 3 घंटे बाद वो रिपोर्ट फैक्स होकर आशीष कुमार की मेज पर मौजूद थी। रिपोर्ट्स के मुंदरिजात का मुख्तसर खुलासा और अहम पॉइंट्स संजय ने पहले से एक अलग कागज पर निकाल कर नुमाया कलम से लिखकर साथ ही मुंसलिक कर दिए थे, ताकि उसके साहब को इस बात का यकीन हो जाए कि उसके मातहत ने अपने काम में भरपूर दिलचस्पी ली है। रिपोर्ट का उसने तफसीली मुताला किया था और अब बेचैनी से अपने कमरे में चक्कर काट रहा था। उसके दिमाग में अपने ससुर के कहे उन अल्फाज की तकरार हो रही थी कि उसका सब्जेक्ट नेपाल से सरहद उबूर करने की कोशिश करेगा। नेपाल, नुमान, स्वामी जी का मिशन, निरुपा रॉय, सारनाथ। उसके जहन में अल्फाज अंगारों की तरह तड़प रहे थे। फिर अचानक वो चलते चलते रुका, मुस्कुराया और पागलों की तरह कहकहे लगाने लगा। उसने अपने सीने पर हाथ मार कर कहका लगाया, बोला, नुमान मलिक, अगर तुम यहाँ मौजूद हो तो अब मैं किसी और को तुम्हारा शिकार नहीं खेलने दूंगा। अब मैं खुद तुम्हारा शिकार खेलूंगा। इस हालत में अगर उसका कोई मातहत उसे देख लेता तो शायद पागल ही समझता। आशीष कुमार ने निरुपा रॉय को चारा बनाकर नुमान का शिकार खुद खेलने की ठानी थी। कोई नादीदा शक्ति उसे बार बार यही कह रही थी कि उसका शिकार भी यहीं कहीं मौजूद है, जिससे वो अपना 3 साल पुराना कर्जा पूरे सूद के साथ वसूल कर सकता है। नुमान के जहाज से गायब होने पर हुकूमत पाकिस्तान मुसलसल वाविला तो कर रही थी, लेकिन इसका कोई नोटिस भारत सरकार की तरफ से नहीं लिया जा रहा था, और इस तरह गुम हो जाने वाले नुमान को अगर वो अपने इलाके में शिकार कर लेता तो जरूर उसकी एजेंसी की तरफ से उसे सुरखाब का पर लग जाता, जो उसके लिए बड़े एजाज की बात थी, क्योंकि अब तक उसे नाकामी के ताने मिल रहे थे जिन्होंने उसकी आतिश इंतकाम को दोचंद कर दिया था। जहाज को हाईजैक करवाकर उसने अपनी दानिश्त में कुछ अरसा पहले हाईजैक होने वाले भारत के जहाज की हाईजैकिंग का बदला चुकाना चाहा था, और यह मिशन कामयाब रहता तो शायद उसे तवक्को से बढ़कर पजीराई भी मिल जाती। लेकिन नुमान ने एक मर्तबा फिर हाथ आई मछली की तरह हाथों से फिसल कर उसके लिए लाजनहल मसाइल खड़े कर दिए थे। नुमान के फरार की वजह से उसे अपने इंतहाई काम के 4 हाईजैकरों को मरवाना पड़ा था। उन लोगों ने आशीष कुमार के लिए बहुत खिदमत अंजाम दी थी, और अब उसे उन जैसी अहमियत के हामिल गधे नहीं मिल सकते थे। आशीष कुमार इस सब का जिम्मेदार नुमान को समझता था। उसकी ख्वाहिश थी कि नुमान पके हुए फल की तरह उसकी गोद में आ गिरता, जिससे वो अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर लेता। वो बचपन से बहुत जिद्दी और खुदसर था। करोड़पति बाप की दौलत ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। एक तो उसका बाप बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट था, फिर हराम की कमाई से करोड़ों के बैंक बैलेंस का मालिक भी था। सोने का चमचा मुंह में लेकर दुनिया में आने वाले आशीष कुमार को दुनिया पर हुकूमत करने का जुनून की हद तक शौक था। उसने रॉ तक रसाई भी इसीलिए हासिल की थी कि रॉ को जर्मनी के गुस्टापो की तरह अपने मुल्क में लामहदूद इख्तियारात हासिल थे, और इन इख्तियारात का वो जायज नाजायज इस्तेमाल करने में भी मुकम्मल आज़ाद थे। नुमान अब उसकी प्रेस्टीज का मसला बन गया था। अगर वो आराम से कुर्बानी के बकरों की तरह 3 साल पहले ही दिल्ली में उसके हाथों ज़िबा हो जाता तो शायद आशीष कुमार उसे माफ भी कर देता। लेकिन एक तो वो दिल्ली में उसके हाथों से फिसल गया,
और अब जब उसने मल्टीपर्पज ऑपरेशन के जरिए जहाज के अगवा का ड्रामा रचाया तो उसका असल मकसद भारतीय तैयारे के अगवा का बदला लेने से ज्यादा नुमान से अपना जाती हिसाब चुकाना था। वो नुमान को बाहर सूरत मार देना चाहता था, लेकिन उसकी बदकिस्मती के एक मर्तबा फिर वो न सिर्फ उनके हाथों से निकल गया, बल्कि उसके फरार के बाद जिस नाकाबिल तलाफी नुकसान का सदमा आशीष कुमार को उठाना पड़ा, उसका उसे बेहद गुस्सा और दुख था। जब कभी वो नुमान के सांता क्रूज से फरार के मुताल्लिक सोचता तो उसकी रगों में दौड़ता खून गुस्से से उबलने लगता। नुमान आसेब की तरह उसके आसाब पर सवार हो चुका था। उसे एहसास था कि वो नुमान के फरार के बाद से कुछ ज्यादा ही शराब नोशी करने लगा है, जिसका उसकी पत्नी ने भी सख्ती से नोटिस लिया था। लेकिन वो क्या करता? इस मसले पर उसकी अपनी पत्नी से 3-4 मरतबा बक झकझक हो चुकी थी। आम हालात में वो अपनी पत्नी उर्मिला के सामने कभी जबान दराजी नहीं करता था, क्योंकि वो उसकी पत्नी से ज्यादा रॉ के ऑपरेशन डायरेक्टर अजय सक्सेना की साहबजादी थी, जिससे फड्डा लेने का मतलब सिवाय अपनी मौत के ब्लैक वारंट पर दस्तखत करने के और कुछ नहीं था। उर्मिला सक्सेना शादी से पहले ही कई स्कैंडलों का शिकार रही थी। इंटेलिजेंस कम्युनिटी का अहम रुकन होने के नाते उसके किरदार से आशीष कुमार से ज्यादा कौन बाखबर हो सकता था। उसे इस बात का भी इल्म था कि उसके 2-3 हम असरों के साथ उसकी पत्नी के शादी से पहले बाकायदा ताल्लुकात रहे हैं और शादी के बाद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई थी। लेकिन जिंदगी की दौड़ में सबसे आगे निकल जाने के ख्वाहिशमंद आशीष कुमार के लिए ये कभी कोई अहम मसला नहीं रहा था। वो खुद को ये कहकर तसल्ली दे लिया करता था कि वो भी तो वही कुछ कर रहा है जो उसकी धर्मपत्नी करती है। अगर उसे कोई नहीं रोकता तो वो अपनी धर्मपत्नी को रोकने वाला कौन होता है? उसे अभी और आगे निकलना था। हेडक्वार्टर में किसी बड़े मनसब तक पहुंचकर अपनी जिंदगी के तमाम अधूरे ख्वाब मुकम्मल करने थे। उनकी ताबीर अपने हाथों से बनानी थी। वो उमूमन ऐसे ही ऑपरेशन किया करता था जिससे उसकी शख्सियत और कद-काठ नुमायां होकर उसके अफसरान के सामने आए। और नुमान भी उसका ऐसा ही एक ऑपरेशनल सब्जेक्ट था जिसने उसे नाकों चने चबवा दिए थे। उसने संजय को इंटरकॉम पर हुक्म दिया, मेरे लिए फौरन गोरखपुर की फ्लाइट का बंदोबस्त करो। और शाम ढले वो हेलीकॉप्टर की एक खुसूसी परवाज के जरिए गोरखपुर जा रहा था। उसकी रवानगी अभी तक टॉप सीक्रेट मिशन पर होने की वजह से कॉन्फिडेंशियल रखी गई थी। सिवाय संजय के और किसी को इस बात का इल्म नहीं था। कोई कारनामा अंजाम देने के चक्कर में रवानगी का मकाम गलत दर्ज किया गया था। उसे ऐसा करने के खुसूसी इख्तियारात हासिल थे जिनका वो जरूरत से ज्यादा ही इस्तेमाल किया करता था। गोरखपुर के हेलीकॉप्टर पैड पर सिवाय एक CBI ऑफिसर के जो उसका जाती दोस्त और क्लास फेलो था और कोई उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद नहीं था। उसने मिशन को इतना सीक्रेट रखा था कि गोरखपुर के सब हेडक्वार्टर को भी अपनी आमद की खबर नहीं हुई थी। इस मर्तबा वो राजदारी से सब कुछ कर गुजरना चाहता था। उसने नागुज़ीर जरूरत के बाद अपने लोगों से काम लेने से इज्तिनाब बरता था और CBI में अपने हम मनसब दोस्त से मदद लेकर इस मिशन को मुकम्मल करने का इरादा रखता था। दोनों उस रेस्ट हाउस में पहुंच गए जो उस इलाके में CBI का अहम सेफ हाउस था, जहां आशीष कुमार ने खुफिया शनाख्त के साथ कयाम किया था। सिर्फ दोस्त को उसने सरकारी तौर पर हर किस्म की मावनत फराहम करने की हिदायत की थी।